उसके बाद में हमने तंत्रिका भी पढ़ लिया हमारा, और हमने मस्कुलोस्केलेटन पढ़ा था, और मस्कुलोस्केलेटन के बाद में शायद वो कार्डियक वाला पढ़ा, उसके बाद में रेस्पिरेटरी पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट आता है श्वसन तंत्र। नासिका का सारा लंग्स का हमने पूरा पढ़ा। उसके बाद में है हमारा, यहाँ तक पढ़ाया था वो सबको समझ में आ गया था ना? हाँ मैम, हाँ। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारा जो सिस्टम है वो है पाचन तंत्र। आज एक्चुअली लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चल ही नहीं रहा है। आप लोग अपने अपने पीडीएफ खोल लीजिए, उसी में से हम लोग देख करके पढ़ लेंगे, ठीक है जी? मैम कौन सा पेज था मैम? मेरा पीडीएफ नहीं था, आज ही निकालो आया। पेज नंबर 24, पाचन तंत्र जी। खोल लीजिए सब लोग अपना अपना, कोई बात नहीं, आराम से। अगर मेरा लैपटॉप बीच में चालू हो गया तो मैं तभी ज्वाइन करवा दूंगी, पीपीटी वहां चल जाएगी प्रेजेंटेशन वाले, अभी नहीं है। पाचन तंत्र के बारे में तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था सारा। पाचन तंत्र के बारे में हम सब जानते हैं कि हमारे जो शरीर है वो बिना इसके काम नहीं कर सकता। अगर आपका पाचन तंत्र डिस्टर्ब है, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में किसी भी तरीके की जो बीमारी है बहुत जल्दी आसानी से आ सकती है। क्योंकि जो हमने फर्स्ट पिछले वाला जो हमारा पेपर था, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि रस से ही सब कुछ बनता है ना? तो ये चीज हमने समझी थी, बार बार हम लोग इसी चीज को समझ रहे थे कि जो आप पाचन का रस बनाओ, उससे रस से रक्त, मज्जा, मांस, है ना, ये सब चीजें बनती है। तो अगर पाचन ही नहीं प्रॉपरली हो रहा है, आपका पाचन तंत्र ही नहीं काम कर रहा है, पेट में आपको कोई प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, खाना नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है, लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, एंजाइम्स जूसेस नहीं सीक्रेट हो रहे हैं, तो फिर आपकी बॉडी प्रॉपरली काम नहीं करेगी, है ना? तो यही बात है। अब इस चीज में ये कैसे काम करता है, क्या क्या है उसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी हम आज पढ़ते हैं कि मानव पाचन तंत्र की क्या है। वो पूरी एक जटिल प्रणाली है, एक बड़ा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और वो मिलकर के एक साथ काम करते हैं। एक ऑर्गन अकेला पाचन में कुछ भी काम नहीं करता। हमारे पाचन के अंग हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाते हैं और पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन होता है ये, जो एक साथ काम करता है, पूरा सिस्टम बनता है। ये अंग, ये अंग, ये अंग, यहाँ से स्टार्ट होके नीचे तक पूरा आपका पाचन तंत्र इन्वॉल्व रहता है। उसमें कौन कौन से अंग आते हैं हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पाचन तंत्र में मुंह, ग्रसनी, ग्रासनली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा शामिल है, ठीक है? पेट पे इसमें लार ग्रंथियां, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय भी शामिल है, जो कि पाचन रस और एंजाइम बनाते हैं, जो शरीर को भोजन और तरल पदार्थों को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है? पाचन तंत्र अंगों का एक समूह है जो भोजन को ऊर्जा और शरीर के लिए आवश्यक बुनियादी पोषण प्रदान करता है और विभिन्न तत्वों में परिवर्तित करके एक साथ काम करते हैं। खोखले अंग जो जठरांत्र के पथ का निर्माण करते हैं, उनमें मुंह, ग्रासनली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और इस जिसमें मलाशय और गुदा सब शामिल है, ठीक है ना? ये खोखले अंग है, मतलब इनमें से आकर की चीज निकल करके बाहर चली जाती है, ये मीनिंग है। पर उसके अंदर संरचना तो होती है, उसके बिना काम नहीं होगा। पाचन तंत्र के कार्य क्या है? गतिशीलता। भोजन पाचन तंत्र से होकर पेरिस्टलिसिस नामक प्रक्रिया के कारण गुजरता है, जो जठरांत्र पथ में मांसपेशियों की गति है, जो भोजन को पाचन तंत्र से होकर ले जाती है। ये है ना, जैसे कि ऐसे ऐसे करके धीरे 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 आंतों का चलना होता है, तो जो उसके अंदर की मांसपेशियां होती हैं वो ऐसे ऐसे करके चलती हैं, उससे भोजन आगे 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 की तरफ धकेला जाता है, इससे बोलते हैं, ठीक है? पाचन तंत्र की हो जाती है। इसमें शरीर से अपचित अपशिष्ट को बाहर निकालने के माध्यम से ग्रहण किए गए
पोषक तत्वों को का टूटना और मिश्रण सब कुछ शामिल होता है, सारी चीजें एक साथ। स्त्राव, यह एंजाइम, हार्मोन और अन्य पदार्थों का स्त्राव है जो शरीर को भोजन पचाने में मदद करते हैं, जो कि बहुत सारे हमारे जैसे अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, ये सब क्या करते हैं, रस स्त्राव करते हैं। आपका लिवर। हार्मोन शरीर को बताते हैं कि कब पाचन रस का उत्पादन करना है और मस्तिष्क को संकेत देते हैं कि आपका पेट भर गया है या नहीं भर गया है। ये चीज हमें अपने आप नहीं पता चलती है, वो जो हार्मोन्स हैं वो ही शरीर को बताएंगे और वो ही एक मैसेज भेजेंगे तंत्रिकाओं के द्वारा आपके मस्तिष्क में कि अब पेट भर गया है, बस अब हमें खाना नहीं खाना है, फुल हो चुका है। ठीक है। पाचन क्या है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और पानी सहित अंतर्ग्रहण किए गए, मतलब हमने जो खाया पिया है उसके पोषक तत्वों को इतने छोटे अणुओं में बदल दिया जाए कि वो आंत की परत से होकर गुजर सके और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सके। यही पाचन की मेन प्रक्रिया होती है कि जो ये सारे हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये क्या है? जटिल पदार्थ होते हैं। इन जटिल पदार्थों को छोटे से छोटे, सरल से सरल अणुओं के अंदर तोड़ना और छोटे से छोटे पीसेस भी छोटा करना और अणुओं में भी छोटा तोड़ना कि सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके आना और उस सिंपलेस्ट फॉर्म से वो आंतों की परत के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और ब्लड स्ट्रीम से होकर के पहुंच जाए जहां जहां उनको पहुंचना है। पाचन तंत्र हमारे द्वारा खाए गए भोजन को तोड़ता है ताकि शरीर उनका उपयोग ऊर्जा और विकास और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए काम में ले सके। अब जो पाचन तंत्र के द्वारा काम किया गया, जो हमने खाना खाया है वो खाने डायरेक्टली तो पहुंच नहीं जाता है, वो विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है, विभिन्न चीजों के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, किसी में कुछ मिलता है, कहीं से कुछ निकलता है, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है। ये सारे सिस्टम के बाद में, सारी रिएक्शंस के बाद में वो इस तरीके से भोजन को तोड़ा जाता है, खाए हुए भोजन को, कि वो रस में परिवर्तित हो जाता है और उस रस को शरीर उपयोग कर पाए। किसके लिए? ऊर्जा बनाने के लिए। ऊर्जा किससे जरूरी है? क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो बोलने में भी ऊर्जा लगती है, आप पढ़ रहे हैं उसमें भी आपकी ऊर्जा इन्वेस्ट हो रही है, हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन सब में भी हमारी ऊर्जा इन्वेस्ट होती है। तो ऊर्जा का उपयोग हम जो करते हैं वो यहाँ से आता है और शरीर का विकास करने के लिए। अब आप ये कहेंगे विकास तो बस बच्चों का होता है, उसके बाद में विकास हमारे शरीर का हमेशा हर पल होता है जब तक हम खत्म होते हैं तब तक, क्योंकि रोज बहुत सारे सेल्स बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं। खराब सेल्स को हटा करके नई सेल्स की जो वो उत्पादन होता है वो विकास की क्रिया के अंतर्गत आता है। वो विजिबल नहीं होता है, वो इंटरनली होता है। पर आपकी स्किन, अगर आप सोचिए आपको चोट लग गई कहीं पे और यहाँ से स्किन आपकी फट गई, ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि मेरी स्किन यहाँ से फट गई, मेरे को एक कट लगा और स्किन फटी और दो अलग ऐसे ऐसे करके अलग हो गया, बीच में से ब्लड बाहर आ गया। तब इसको रिपेयर करने के लिए क्या होगा? नई सेल्स लगेंगी, नई स्किन लगेगी, तो वो कैसे होगी? वो इस विकास के द्वारा ही आई है, ठीक है ना। ये भी विकास के अंतर्गत आता है। बच्चों की हाइट बढ़ना और बड़े होना शरीर में, ये सब कुछ क्या होता है? ये तो दिखने वाला विकास है। ये जो नहीं दिखने वाला विकास है वो भी बहुत जरूरी है कि आपकी आंखें कैसी हैं, आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपके नाखून बढ़ रहे हैं, आपकी स्किन अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, या फिर आपकी कहीं चोट लग गई है, हड्डी टूट गई, वो सब भी विकास के अंतर्गत आता है। और कोशिकाओं की मरम्मत, तो कोशिकाओं की मरम्मत भी ये विकास का एक पार्ट होता है कि जिस कोशिका के अंदर किसी चीज की कमी हो रही है तो उसकी पूर्ति करने के लिए भी भोजन के रस की आवश्यकता होती है, जो उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं, वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में टूट जाती है। ठीक है। अवशोषण कैसे होता है? बचे हुए पोषक तत्व अंत में रक्त में चले जाते हैं ताकि परिसंचरण तंत्र या लसिका तंत्र उन्हें शरीर के सारे बाकी हिस्सों में उपयोग या भंडारण के लिए पहुंचा सके। कुछ का तो हम उपयोग करते हैं, कुछ जो हमारा ज्यादा होता है उसे हम इमरजेंसी के लिए हमारी बॉडी इकट्ठा कर लेती है। इसलिए वो जो फैट इकट्ठा होता है वो स्टोरेज होता है उस इमरजेंसी टाइम के लिए कि जब आप खाना नहीं खा रहे हैं या शरीर के अंदर कोई भी टूट फूट ज्यादा हो गई है या आपकी बॉडी को कोई बीमारी लग गई है, तो उस टाइम वो उसको यूटिलाइज कर लेता है। लसिका तंत्र फैटी एसिड और विटामिन का अवशोषण करता है
और सरल रक्त शर्करा, अमीनो एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल और कुछ विटामिन और लवणों को लीवर तक पहुंचाता है। लीवर इन पोषक तत्वों को संग्रहित करता है और संसाधित करता है और जरूरत पड़ने पर शरीर तक पहुंचाता है। तो हम कहते हैं ना कि जो हमें जितने विटामिन और ये सब चीजों की जरूरत है, अगर आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, लीवर फैटी हो गया है, लीवर फाइब्रोसिस हो गया है, लीवर सिरोसिस हो गया है, बिलिरुबिन बढ़ गया है, एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ गया है, जीपीटी बढ़ गया है, तो आपकी लीवर में खराबी आ रही है। बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो भी आपकी बॉडी में खराबी आ रही है, मतलब लीवर में खराबी आ रही है। लीवर प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा तो आप कितना भी खाएंगे ऊपर से विटामिन वगैरह ये सब कुछ, वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको सबको यूटिलाइज करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। ठीक है, अब ये देखिए पाचन तंत्र की पूरी पिक्चर दिखा दी है कि कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें सम्मिलित है। तो माउथ से लेकर टंग, आपके फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लिवर और ये आपकी रेक्टम और एनस, सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं। ये पूरा का पूरा अगर आपने याद कर लिया तो आप बहुत अच्छे से इसको समझा सकते हैं। इधर इसका वो उसकी एनाटॉमी, ये इसकी ये इसकी क्या बोलते हैं उसको, स्लाइड वाली जो चीज है वो है, दिखा रहे हैं कि आपकी ये सारे शरीर का ये चीज यहाँ आया इस तरह से अरेंज्ड है। परिचय अब हम बताते हैं। अच्छा, सब लोगों ने काम भेज दिया था अपना, काम भेजा था अपना, असाइनमेंट भेजा सबने? नहीं, वो तो नहीं, प्रोफेसर नहीं, खुला हुआ है ग्रुप, तो उसी दिन उसकी वो चेंज कर दी गई थी। देखिए आप, ग्रुप आपको खुला हुआ पंच करवा वाला, आप डालिए, ठीक है, और सब लोग डाल दीजिए क्योंकि आज मैं वापस से काम दूंगी आपको। पाचन तंत्र भोजन को उसमें सरलतम रूपों में परिवर्तित करता है, जिससे कि ग्लूकोज, शर्करा, अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन बनाते हैं, फैटी एसिड्स, फिर टूटा हुआ भोजन छोटी आंत से रक्त प्रवाह में जाकर के अवशोषित हो जाता है और पोषक तत्व शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, एब्जॉर्बन कहाँ हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा जाके आपकी छोटी आंत में, वहां से खून के अंदर और खून से सब जगह पे। ठीक है, नलिका अंगों का एक मानव पाचन तंत्र नलिका अंगों का एक अनूठा काम है जो हमारे भोजन को हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए शरीर के ईंधन को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, पाचन तंत्र अंगों, मार्गों और ग्रंथियों का एक समूह है जो कि मिलकर जटिल भोजन को शरीर की आवश्यकता के अनुसार सरल अणुओं में परिवर्तित करते हैं। मैं शुरू से बताती आ रही हूँ पाचन में कि सबसे छोटे से छोटे पार्ट के अंदर उसे तोड़ा जाता है, टुकड़ी वाले पार्ट में भी, मतलब फिजिकल में भी, और उसके काम वाले हिस्से में भी, कि मतलब एमिनो एसिड से तो उसको किस किस में तोड़ा गया, अगर वो कार्बोहाइड्रेट है तो उसको कैसे तोड़ा गया, अगर वो प्रोटीन है तो उसको कैसे तोड़ा गया। ठीक है, तो उसके सरलतम फॉर्म के अंदर उसे पहुंचा दिया जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। पाचन तंत्र अच्छे तो समझाते हैं, परिवर्तित करते हैं। मानव पाचन तंत्र में खोखला नलिकाकार जठरांत पथ मुंह से गुदा तक और पाचन में सहायक अंग जीभ, लार ग्रंथियां, अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय शामिल होते हैं। अभी जो खाली वाले हिस्से, उनमें क्या है, हर समय खाना नहीं होता है, पर उसका एक टाइम है कि आप खा रहे हो तो यहाँ से हमारे मुंह से होके, गले से होकर के आपके यहाँ इस पाइप से होके अंदर पेट में पहुंच जाता है। तो ये खाली अंग है हमारे, और इनसे होकर के गुजरना उसका काम है। जो ये हमारी लार ग्रंथियां हैं, अगर आपको कोई चीज पसंद है, उसकी खुशबू आपको आ रही तो क्या होता है, ये जो आपके इनके नीचे ग्रंथियां होती हैं, उनमें से एक लार सीक्रेट होती है, एक पतला सा पानी जैसा पदार्थ, उसके अंदर कई तरीके के एंजाइम होते हैं, क्योंकि आपके भोजन का पाचन आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि मिनिमम 20 बार चबाइए और मैक्सिमम 32 बार चबाइए, क्योंकि आपका खाना आधे से ज्यादा यहीं पे टूटना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप दांतों का काम नहीं करेंगे तो दांतों का काम कौन करेगा? आंतें करेंगी, क्योंकि उसको पीस पीस के तोड़ना पड़ता है छोटे भागों में। तो आंतों के लिए काम क्यों बढ़ाना, दांतों के काम दांतों से करवाइए और अच्छे से खूब ज्यादा चबाइए, ताकि आपको खाना उसमें लार मिलती है, रस मिलता है, वो पतला हो जाता है और वो इजी गोइंग हो जाता है, कि जो आपकी नलियां हैं उनमें से बड़े आसानी से निकल जाता है।
आप देखोगे कि आप कोई दाल, सूप, पतली सब्जी चीजें खा रहे हो तो आप उसे इजीली सटक सकते हो। और वहीं आपको अगर कह दिया जाए कि सूखी रोटी एक साथ आप पूरी सटक जाओ तो क्या सटक पाएंगे? आपके गले में ही फंस जाएगी वो। इसलिए उसको स्मॉलेस्ट पीसेस के अंदर चबा चबा के तोड़ तोड़ के लार मिला मिला के उसको लुगदी वाले फॉर्म में लेके आते हैं जो इजीली सरकता जाता है। लार एक हल्के चिकनी पदार्थ होता है और कई सारे एंजाइम्स के साथ होता है जो बहुत सारी चीजों के सरल अणुओं में टूटने का कार्य भी कुछ हद तक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और उसे नीचे आराम से चलने में मदद मिलती है। आंतों में और सारे अंगों में से होकर जब वो निकलता है तो उनमें बहुत उसको नहीं तो बहुत ज्यादा काम हमारी आंतों को करना पड़ता है उसको पीसने के लिए। जठर, आंत्री, आंत्र पथ, जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या आ गया? आर पथ में मुंह, मौखिक गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत और गुदा, ये सब शामिल है। ठीक है। पाचन तंत्र के सहायक अंगों में दांत, जीभ, लाल ग्रंथियां, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय शामिल है। ये अंग शरीर के भोजन को तोड़ने और अवशोषित करने में मदद करते हैं। अब यहाँ तोड़ना वो सरल फॉर्म में है। ठीक है। पाचन तंत्र के कार्य क्या क्या है? भोजन का अंतःग्रहण करना, मतलब कि भोजन को खाना। भोजन को मुंह में डालने से पहले उस पर क्रिया की जानी चाहिए। यह एक सक्रिय स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसे अंतर्ग्रहण कहते हैं हम। तो हम मुंह में डालना, अंतर्ग्रहण करना। संचालक शक्ति, यदि भोजन को एक से अधिक पाचन अंगों द्वारा संसाधित किया जाता है तो उन्हें एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाया जाना चाहिए। निगलना भोजन की गति का एक उदाहरण है और मुख्य रूप से क्रमानुकंचन, मतलब कि ये जो मैंने आपको बताया ना कि ऐसे ऐसे क्रमानुकंचन ऐसे ऐसे करके, अगर आपने देखा हो तो वो जो छोटे छोटे लार्वा जैसे कीड़े होते हैं वो कैसे आगे बढ़ते हैं? वो सिकुड़ते हैं फिर फैलते हैं, फिर सिकुड़ते हैं फिर फैलते हैं और ऐसे ऐसे करके रेंगते रेंगते वो आगे बढ़ जाते हैं। वो रेंगते भी नहीं है, वो क्रमानुकंचन करते हैं। यही सेम चीज ये आंत हमारी करती हैं जो उनसे भोजन की गति आगे आगे बढ़ती है। इसलिए कहते हैं बहुत चबाओ, लार वाला हो जाए, लुगदी उसकी बन जाए तो इजीली वो क्रमानुकंचन में सरक जाती है। यांत्रिक पाचन भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके एंजाइम द्वारा आगे के अंगों को विघटन के लिए भोजन को भेजने को तैयार किया जाता है। विघटन का मतलब है तोड़ना। यौगिक पाचन के अंदर के उदाहरण में मुंह से जीभ द्वारा भोजन को मिलाना, पेट में भोजन को मथना या छोटी आंत में भोजन का खंडीकरण शामिल होता है। मतलब यहाँ वो सारा यांत्रिक तौर पे जो काम करता है छोटे छोटे पीसेस वगैरह में तोड़ने वाला का। रासायनिक पाचन क्या है? मैंने बोला ना आंतरिक पाचन, बाह्य पाचन के साथ मुंह वाला तो हो गया यांत्रिक पाचन। अब आया नंबर रासायनिक पाचन का। तो उसमें क्या है? चरणों का वह क्रम जिसमें एंजाइमों द्वारा बड़े खाद्य अणुओं को उनके निर्माण खंडों को तोड़ा जाता है और इसे रासायनिक पाचन कहते हैं। कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा, प्रोटीन को तोड़ा, है ना, वसा को तोड़ा, तो ये सब क्या है? ये रासायनिक पाचन है। उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ले आना जो वो इजीली रक्त के अंदर जाकर के अवशोषित हो जाए जिस जिस जगह पर चाहिए। अवशोषण पाचन तंत्र की ह्यूमन से रक्त या लसिका तक पहुंचने तक बचे हुए अंतिम पदार्थों का परिवहन अवशोषण कहलाता है। कि जो लास्ट प्रोडक्ट होता है हमारे पाचन का, उसे हम क्या कहते हैं? उसका जो हमारा लसिका तंत्र, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक होता है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र, मतलब जिसमें रक्त बहता है। लसिका मीन्स क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? लिम्फेटिक। हाँ, लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो लिम्फेटिक जो हमारा लिम्फ सिस्टम जो हमारा होता है। ठीक है। तो लिम्फ और ब्लड, इन दोनों के द्वारा आपका ये अवशोषित होता है और उसी के द्वारा पहुंचता है। और ये काम कहाँ होता है? आपके आंत्र के अंदर होता है, छोटी वाली आंत के अंदर। और बचे हुए खाद्य पदार्थों को पहले सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन प्रक्रियाओं द्वारा ये म्यूकोसल कोशिकाओं में प्रवेश करना है। ये जो अवशोषण है इसकी डेफिनेशन है कि इस तरह से ह्यूमन में से रक्त में या लसिका तंत्र तक, लसिका तक पहुंचे और वहां उसका अवशोषण हो। वो अवशोषण है, पहुंचना उसके अंदर अंतिम पदार्थों का। ठीक है। मल त्याग, शौच जठरांत पथ के अपचनीय अवशेषणों को मल के रूप में गुदा के माध्यम से बाहर निकालने की प्रक्रिया है। ठीक है। मल त्याग ये होता है।
जो हमारी बड़ी इंटेस्टाइन से होकर के, बड़ी आंत से होके गुदा मार्ग तक पहुंचता है, तो गुदा के द्वारा बाहर निकलते हैं। पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से? आहार नली। आहार नली में क्या क्या आ गया? मौखिक गुहा मतलब अपना मुंह आ गया आपका, घेंगा आ गया, छोटी आंत, घेंगा मतलब ये गले का ये वाला गलगंड वाला हिस्सा, ठीक है ना। मलाशय, ग्रसनी, पेट, बड़ी आंत, मुद्रिका, और ये जो आपका ये घेंगा है ना, थायराइड वाली जो ग्रंथि है, ये इसका एक और काम है कि ये मेटाबॉलिज्म को सही करती है। ये मतलब इसके कारण मेटाबॉलिज्म अधिकतर सही रहता है। जिसका थायराइड ग्लैंड का थायरोक्सिन जो हार्मोन है, अगर वो नहीं बन रहा है या नहीं सीक्रेट हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लगिश होकर स्लो हो जाता है, ठीक है। ग्रसनी, पेट, बड़ी आंत, गुदा, नलिका। सहायक अंग कौन कौन से? लार ग्रंथियां। ये क्या, ये कौन से हैं? वो तो आहार नली के अंग हो गए। ये कौन से? ये सहायक अंग होते जो हेल्प करते हैं, हेल्पिंग वाले जो ऑर्गन्स हैं। तो लार ग्रंथियां वो क्या करती? सहायता ही तो करती है कि उसको छोटे पीसेस में करके लुगदी बना के पतला बनाती है। जिगर, जो आपका लिवर है, वो भी बहुत सारे ये हार्मोन्स वगैरह, एंजाइम्स, रसेस सिक्रीट करता है। अग्राशय वो भी करता है। पित्ताशय, पित्त की थैली, वो भी करती है। तो ये इन सब चीजों में, अगर आपने सुना हो कि पित्त की थैली का ऑपरेशन हो गया हमारे, तो पित्त की थैली पथरी हो गई थी, तो अब हमें खाना कम पचता है, अब हमें भूख नहीं लगती है, या फिर हम खा लेते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता। आहार नली के बारे में बात करते हैं, चलिए। आहार नाली एक लंबी पेशी नली है जो मुंह से लेकर के पेट तक फैली होती है और पाचन तंत्र का हिस्सा होती है। इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। देखिए कितना सुंदर हमारा शरीर है, ये इतनी बड़ी बड़ी 9 मीटर लंबी हमारे शरीर के अंदर होती है ना। बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये कहना चाहती हूँ मैं, और बड़ी सुंदरता से सजाया गया है। इसमें पेट और आंत जैसे विभिन्न अंग शामिल है। ये भोजन की पाचन और भोजन के पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करती है। इसमें ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो इनसे संबंधित होती हैं, और ग्रंथियां जठरांत्र प्रणाली के बाहर स्थित होती हैं, और लार ग्रंथियां यकृत, अग्नाशय जैसी नलिकाओं के माध्यम से इनसे जुड़ी होती हैं। जठरांत्र प्रणाली में मौजूद परतें जो होती हैं, उसकी जो लेयर्स होती हैं, श्लेष्मा की झिल्ली है, म्यूकोसा है, एक्सटर्ना और आपकी क्या सेरोसा, ये सब इसकी लेयर्स हैं, ठीक है ना। और ये सब क्या करती हैं? अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं, और लेमिना प्रोप्रिया और सबम्यूकोसा में ये ग्रंथियां होती हैं और आहार नाल की संरचना का निर्माण करती हैं। मुंह में क्या है? मुंह आहार नाल का प्रारंभिक भाग होता है। हम देखते हैं कि स्टार्टिंग ही हमारे मुंह से हो रही है ना। आहार नाल का फर्स्ट हिस्सा क्या है? हमारा मुंह। उसके बाद हमारे मुंह में क्या क्या होता है? मुंह में दांत, जीभ और होठ से मिलकर बना होता है। इसमें टीथ भी हैं, इसमें टंग भी है, इसमें आपके होठ भी हैं, आपके ये क्या बोलते हैं, लाल ग्रंथियां वगैरह, ये सब क्या है? इसी के अंदर आती हैं, जो मिलकर के भोजन को चबाकर शारीरिक पाचन करते हैं और पाचन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग ही हमारी पाचन की प्रक्रिया की यही से होती है, जो समय में मैंने पहले बताया था। मौखिक गुहा मुंह मौखिक क्षेत्र का हिस्सा है। यह नाक गुहिका के नीचे स्थित है, और इसमें छत, फर्श और पार्श्व दीवारें हैं। मतलब अंदर का स्ट्रक्चर बताने की ये है, ये है। अभी नीचे पिक्चर देखोगे ना, तो इसमें दिखा रखा है, पूरी पिक्चर के ना बिल्कुल क्लियर है। ओरोफिरिंजियल इस्थमस पर ग्रसनी गुहा के साथ जुड़ा होता है। मौखिक गुहा पाचन तंत्र के लिए एक प्रवेश द्वार है। यह भोजन प्रसंस्करण में शामिल होती है, और इसमें लार ग्रंथियां से लार स्त्राव द्वारा सहायता मिलती है। यह उच्चारण में योगदान करता है, मतलब बोलने में, और जहाँ ये स्वर यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनियों में हेरफेर करता है। तो हमने कल भी पढ़ा था ना ध्वनियों के बारे में, परसों। मुख गुहा में श्वसन संबंधी कार्य भी होता है, और जहां इसका उपयोग वायु संचार के लिए किया जा सकता है, क्योंकि ये ग्रसनी से खुलता है और भोजन और हवा के लिए एक सामान्य मार्ग है, ठीक है। अब आप इस पिक्चर को देखो, इसमें सब कुछ लिख रखा है, अपर लिप, लोअर लिप, हेड, पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, टंग, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है, कौन कौन से क्या क्या है, लोअर लिप वगैरह सब कुछ। जीभ एक गतिशील, मांसल और लचीला अंग है।
ये स्वाद का प्रमुख अंग है और भोजन को चबाने और निगलने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। हम खाना खा रखते हैं टंग के ऊपर, ठीक है। इसी में सारी क्या होती है, लार ग्रंथियां होती है आपके टंग के ऊपर ही, यहाँ से स्टार्ट होती है और पीछे अंदर एंड तक भी आपकी होती है। अगर आपने देखा हो तो मीठा हमें सबसे पहले पता चलता है और जो कड़वा होता है वो हमें सबसे लास्ट में पता चलता है, क्योंकि मीठे की कहाँ है स्वादेंद्रिय सबसे आगे और इसकी कहाँ है कड़वे की सबसे अंदर। तो कड़वा हमें अंदर, मुंह जब पूरा हमारा खराब हो जाता है उसके बाद हमें पता चलता है कि हम है ना कुछ कड़वा खा रहे हैं। जीभ एक मांसल त्रिकोणीय आकार का अंग है जो मुख गुहा के तल में स्थित होता है और यह एक बड़ा मांसपेशी अंग है जो मौखिक गुहा के अधिकांश भाग को घेरता है। विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकार और स्थिति ग्रहण करता है, क्योंकि टंग के अंदर कोई बोर नहीं होती है इसलिए। और यह उपकला ऊतक, कंकाल और मांसपेशियों और संयोजी ऊतकों से बना होता है। जीभ का अगला भाग स्वतंत्र होता है और मुंह के तल से एक पतली सी तह ऊतक द्वारा जुड़ा होता है और जिसे फ्रेन्युलम लिंगुए कहते हैं। किससे जुड़ा होता है? आपने देखा है इसके नीचे एक पतली से खींचने वाली, हम जब ज्यादा ऊपर करते हैं तो क्या होता है, वो नीचे वाला हिस्सा चिपका हुआ खिंचता है। अगर हम खोलेंगे मुंह तो वो एकदम से ऐसे बढ़ जाता है और बाकी ऐसे रहता है। टंग हमने ऊपर को करी ऐसे करे तो वो ऐसे फैलता है, ठीक है। मेरा इसका स्ट्रक्चर का जो चित्र है देख लीजिए, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, कहाँ से कैसे क्या जुड़ा हुआ है, कौन सा हिस्सा कैसा है, क्या है, कितना बड़ा होता है, कौन कौन से हिस्से को क्या क्या कहते हैं। इस पिक्चर को समझ लेंगे तो आप इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे इजीली। जीभ की आंतरिक मांसपेशियां जीभ के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। उसे निगलने और पीने के दौरान जीभ को चपटा करता है और ऊपर उठाता है, ठीक है। जीभ की बाह्य मांसपेशियां पीछे हट जाती हैं और जीभ को बाहर निकाल देती है, ठीक है। श्लेष्म झिल्ली द्वारा श्लेष्मा स्रावित करती रहती है और जीभ को नम रखती है। अगर सोचो जीभ अगर सूख जाए तो क्या होगा, हम बोल नहीं पाएंगे, हम खा नहीं पाएंगे, हम स्वाद नहीं ले पाएंगे, है ना। बहुत सारी चीजें होंगी। जीभ में कई छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें लिंगुअल पेपिली कहते हैं, जो भोजन को पकड़ने और मुंह के इधर उधर ले जाने में मदद करता है। जो हल्की हल्की अगर आपने देखी हो टंग पर ऐसे उभार होते हैं, रेशे उसको बोलते हैं। जीभ में अच्छा जीभ के कार्य क्या है? पाचन, भोजन का यांत्रिक प्रसंस्करण, भोजन की गांठ बनाना, निगलना, गांठ नहीं मतलब लुगदी जैसी बनाना मतलब है यहाँ पे निगलना। जीभ का स्वाद एक अंग है कि स्वाद इसका मेन फैक्टर होता है, भाषा का भी एक अंग है ये, ठीक है। दांत आ गए अब हमारे, ठीक है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चीज से और धीरे धीरे करके आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जीभ दांत ऊपरी और निचली जबड़े में दंत एरिगलाई नामक सॉकेट्स के से मजबूती से चिपके होते हैं और दांतों का उपयोग काटने, चबाने और बोलने में सहायता करता है, ठीक है। बच्चों को 20 प्राथमिक दांत होते हैं और वयस्कों को 32 दांत होते हैं। देखा होगा आपने, है ना। बच्चों के थोड़े से दांत होते हैं और बड़ों के बहुत सारे दांत, यहाँ तक पूरे में दांत ही दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं। इसमें अधिकांश दांत किशोरावस्था के मध्य में निकलते हैं और अक्कल दाढ़ 20 वर्ष की आयु तक नहीं निकल पाते हैं। अक्कल दाढ़ कौन से होते हैं? जो लास्ट आपके मोलार्स होते हैं, ठीक है ना, चबाने वाली दाढ़ ही वो लास्ट में निकलती हैं एकदम, उन्हें निकलने में बहुत टाइम लगता है। और क्या, मसूड़े रेशेदार संयोजी ऊतकों से बने होते हैं और श्लेष्म झिल्ली से ढके रहते हैं। अगर चिकने चिकने होते हैं ना, पानी जैसा समझते रहता है तो वो श्लेष्मा होता है। मसूड़े जबड़े और मैक्सिला की वायुकोशीय प्रक्रिया और दांतों को गर्दन से जुड़े होते हैं। मनुष्य के 2 प्रकार के दांत मिलते हैं जो जीवन के विभिन्न चरणों में दिखाई देते हैं। पहले सेट दांत के क्या होते हैं? हमारे कच्चे दांत होते हैं और इन्हें पर्णपाती या दूध के दांत भी कहा जाता है। पर्णपाती मतलब जो गिर जाते हैं और दूध के दांत क्यों? क्योंकि वो बाद में मतलब सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट मीन्स ये है कि ये जाएंगे और फिर वो बड़े जो आपके परमानेंट टीथ है वो आएंगे। दूसरे समूह के लोग जो प्रारंभिक अवस्था में भी दिखाई देते हैं, प्रारंभिक अवस्था में दिखाई देते हैं, वृद्धावस्था तक जारी रहते हैं और
इन्हें स्थायी नाम दिया गया। ये स्थायी दांत होते हैं, परमानेंट टीथ, मैंने पहले ही बता दिया। पर्णपाती दांतों की संख्या 20 होती है। इनमें जबड़े 4, कृंतक 2, रत्नक और 4 दाढ़। स्थायी दांतों की जो संख्या है वो 32 होती है। प्रत्येक जबड़े में 4 कृंतक, रत्नक, अग्रदाढ़ और 6 पीछे की दाढ़। तो ये ऐसे ही, ठीक है। इंसिजर्स ये आपके होते हैं जो ये 1-2 वाले जो हैं रत्नक वाले, ऐसे करके ऐसे सर्जन वाले। अग्रदाह दाढ़ जो ये आगे की तरफ होती है और वो पीछे की 6 दाढ़, ठीक है। इसमें दिखा रखा पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथियों की एक महत्वपूर्ण समूह होता है जो मौखिक गुहा में लार का उत्पादन, संशोधन और स्राव करने का कार्य करती है। लार ग्रंथियां लार का उत्पादन करती हैं और लार मुंह और पाचन तंत्र के अन्य भागों को लचीला और चिकना बनाए रखती है। देखो लार के कितने सारे कार्य हैं ना, मैंने समझाए थे पहले। जब आप खाना खा रहे होते हो, चबा रहे होते हो, तो ये उसको तोड़ने में भी मदद करती हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है खाना। इससे भोजन को गले से नीचे पेट में ले जाने में भी मदद होती है। मैंने समझाया था ना कैसे मदद होती है। चिकना हो जाता है, लुगदी बन जाती है, छोटे पीसों में डिवाइड हो जाता है, तो बड़े इजीली सरक के नीचे चला जाता है। लार की संरचना। लार में लगभग 99% पानी होता है और कई इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम बाइकार्बाइड, फॉस्फेट, प्रोटीन, एंजाइम, इम्यूनोग्लोबुलिन और अन्य रोगाणुरोधक कारक, म्यूकोसल ग्लाइकोप्रोटीन, एल्बुमिन के निशान और कुछ पॉलीपेप्टाइड्स और ऑलिगोपेप्टाइड्स भी होते हैं, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें इसमें मिली होती हैं। बाकी 99% पानी होता है और जो 1% के अंदर ये सारी चीजें होंगी। लार का स्त्राव कैसे होता है? लार में 2 तरल होते हैं, श्लेष्मा और सीरस, ठीक है। अब ये इसमें यहाँ पे देखो पिक्चर दे रखी कि किस जगह ये पे ये है और किस तरीके से क्या क्या इनका वो होता है, कितने कौन कौन से इनके अंग का क्या क्या नाम है। लार के विभिन्न पार्ट्स का नाम क्या लार जानते हो? पेट। आमाशय आहार नली का सबसे चौड़ा खोखला पेशी अंग है जो उदर गुहा के अधि जठर और बाएं अधोकोशीय क्षेत्र में स्थित होता है। आमाशय उदर के ऊपरी भाग में स्थित होता है और मांसपेशी जी आकार का होते हैं, जी इसका आकार का अंग का आकार होता है, ठीक है ना। ऐसे ही करके और ऐसे अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके दिख रहा है सबको, ऐसे करके ये जे बन गया, ठीक है ना। जे बन गया, ये आप देखो जे बन गया ना, इस आकार का होता है। नीचे दे रखा है पिक्चर। पाचन तंत्र का सबसे विस्तृत भाग है जो ग्रसनी और ग्रहणी के बीच स्थित होता है। पेट एक पेशी थैली है जो उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होती है, डायफ्राम से ठीक नीचे। एक औसत व्यक्ति के पेट एक दूसरे के बगल में रखी गई उनकी 2 मुट्ठियों के आकार का होता है, जो एक प्रमुख अंग भोजन के भंडारण टैंक के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। भंडारण करता है उसका, ताकि शरीर को बड़े भोजन को ठीक से पचाने का समय मिल सके, उसका भंडारण करके रखता है, तो ठीक है। पेट में हाइपोक्लोरिक एसिड और पाचन एंजाइम भी होते हैं जो मुंह से शुरू होकर के भोजन का पाचन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, जारी रखते हैं आगे तक। अब देखो इसका दिख रहा है, सारा पिक्चर दिखा रखा है, ठीक है। आप लोग देख लेना एक बार अच्छे से। पेट के भाग क्या है? कार्डिया। ये वो बिंदु है जहाँ ग्रास नली आमाशय इससे जुड़ती है और इसके माध्यम से भोजन आमाशय में पहुंचता है। उसके बाद में है फंडस। फंडस आमाशय का गुंबद के आकार का ऊपरी फैलाव होता है। इसमें हृदय छिद्रों के क्षैतिज तल के सापेक्ष ऊपरी भाग में स्थित होता है। बॉडी इसकी, ये पेट का मुख्य बड़ा केंद्रीय भाग है। पेट का छोटी आंत में खुलना पाइलोरिक सिक्टर द्वारा नियंत्रित होता है। पाइलोरस यह पेट को ग्रहणी से जोड़ता है और पाइलोरस एंट्रस पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक फिल्टर शिफ्टर से विभाजित किया गया है। पाइलोरिक शिफ्टर
पाइलोरिक तल को नामांकित करता है। पेट में दो असमान वक्रताएं होती हैं, ठीक है ना, अधिक वक्रता और कम वक्रता, थोड़ा टेढ़ा और ज्यादा टेढ़ा, बस। पेट का बाईं ओर स्थित लंबी और उत्तल वक्रता को अधिक वक्रता कहा जाता है। ये हृदय के खांचे से शुरू होती है और व्यास नली की सीमा के फंडस के बीच बनती है। कम वक्रता ये छोटी आंत अवतल और मध्यवर्ती सतह बनाती है और ये कम वक्रता का सबसे निचला हिस्सा कोणीय पायदान और शरीर और पाइलोरिक क्षेत्र के जंक्शन को इंगित करता है। पेट की परतें म्यूकोसा, कौन कौन सी पेट की परतें हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। म्यूकोसा या श्लेष्मा झिल्ली पेट की अंदरूनी परत होती है। जब पेट खाली होता है तो म्यूकोसा एक लकीरदार रूप में दिखाई देता है और जैसे ही पेट भोजन से भर जाता है तो ये लकीरें चपटी हो जाती है, मतलब ऐसे फैल जाती है, ऐसे सिकुड़ना और फैलना, ठीक है। म्यूकोसा को ढकने वाली अगली परत म्यूकोसा, सब म्यूकोसा को ढकने वाली म्यूकोसा है और ये संयोजी ऊतक के से बनी होती है, जो कि इनमें बड़ी रक्त और लसिका वाहिनियां, तंत्रिका तंत्र और तंतु होते हैं। पेशीय प्रोपिया, उस तरफ से आ जाओ। पेशी प्रोपिया और मस्कुलर एस्टर्ना अगली परत है जो सब म्यूकोसा को कवर करती है। यह पेट की मुख्य मांसपेशी और मांसपेशियों की 3 परतों से बनी होती है। सेरोसा एक रेशेदार झिल्ली है जो पेट के बाहर को ढकती है और पेट का सेरोसा, इसे आंत संबंधी पेरिटोनियम भी कहा जाता है। पेट का कार्य अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। भोजन को अस्थायी भंडारण जो ग्रास नली से पेट तक जाता है, यहाँ 2 घंटे या उससे अधिक समय तक वो रखा जाता है, स्टोर किया जाता है उतने देर। पेट में मांसपेशी परतों का संकुचन और शिथिलता द्वारा भोजन को मिश्रण और विघटन किया जाता है, ठीक है। मिश्रण भी करते हैं, उसको मिलाते हैं सारे को अच्छे से, एक सार बनाया जाता है, ठीक है। और भोजन का पाचन भी वहां पे स्टार्ट हो जाता है, विघटन भी स्टार्ट हो जाता है। विघटन मीन्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना। आमाशय रस, गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर गैस्ट्रिक रस का स्राव करता है। वो किस लिए होता है? खाना पचाने के लिए। गैस्ट्रिक स्राव पेट से शुरू होता है जो कि भोजन की दृष्टि, गंध, स्वाद और विचार पर प्रतिक्रिया करता है। जो प्रक्रिया मस्तिष्क से शुरू होती है, ये संवेदी और मानसिक इनपुट हाइपोथैलेमस पर अभिसारित होती रहती है, जो मेडुला ऑब्लंगेटा को संकेत भेजता है। मेडुला से वेगस तंत्रिका तंतु पेट के पैरों सिम्पैथेटिक तंत्र को उत्तेजित करते हैं, जो कि गैस्ट्रिक स्राव को उत्तेजित करता है। ये बहुत लंबा चक्र है, इतनी जल्दी से नहीं होता है, एक के बाद एक, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको और इससे इसको, फिर आकर के वो स्राव उत्तेजित हुआ, सक्रिय करने के लिए उत्तेजित हुआ। काइम नामक अर्ध तरल द्रव्य में परिवर्तित करता है, जो कि इस प्रकार की छोटी आंत में आगे के पाचन के लिए तैयार किया जाता है। गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स और कार्बनिक पदार्थ, म्यूकस, पेप्सिन और प्रोटीन का एक परिवर्तनशील मिश्रण, ठीक है। विशेषताएं क्या है? कुल स्राव 2 लीटर से लेकर 2.5 लीटर प्रतिदिन। पीएच इसका क्या होता है? 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है। रूप इसका सुनहरा, स्वरूप इसका पानी जैसा तरल पदार्थ होता है, ठीक है। रंग इसका सुनहरा भूरा होता है। गंध इसकी साइट्रस होती है, मतलब खट्टी, हल्का सा खट्टापन लिए हुए, ठीक है। विशिष्ट गुरुत्व इसका 1.002 से लेकर के 1.004 तक होता है। प्रतिक्रिया अम्लीय होती है, ये अम्ल है ये। गैस्ट्रिक जूस की रासायनिक संरचना क्या है? पानी, गैस्ट्रिक ग्रंथियां, श्लेष्मा झिल्ली, बलगम, ग्लोबेट कोशिकाएं, इंसान, पीएच, पार्श्विक कोशिका और ये सारी चीजें हैं। ये बहुत डीप में है,
इसकी नॉलेज की वैसे तो आपको आवश्यकता नहीं है, पर पढ़ लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या होता है। खनिज और लवण, गैस्ट्रिक ग्रंथियां, पेप्सिनॉल, जाइमेजोन कोशिकाएं, आंतरिक वाली, कारक जी कोशिकाएं, छोटी आंत के भाग, ग्रहणी, थोड़ा सा टाइम बचा है बस, देखिए कहाँ तक होता है। ग्रहणी ड्यूडिनम है, आंत का पहला खंड है जो कि पेट में पेट के पोलरिक स्पेक्टर से जुड़ता है और छोटी आंत को सबसे छोटा क्षेत्र है। इसकी लंबाई केवल 10 इंच है। पेट के आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन या कायम यकृत से पित्र और अग्नाशय से अग्नाशयी रस के साथ मिलकर के ड्यूodenum में होता हुआ अपना पाचन पूरा करता है। ठीक है। सूखापन, जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है जो कि भोजन, पोषक तत्व वगैरह का अवशोषण का प्राथमिक स्थल है। इसकी लंबाई लगभग 3 फीट की होती है। ठीक है, देख रहे हो आप, 3 फीट की लंबाई। इलियम, इलियम छोटी आंत का अंतिम हिस्सा होता है। ये क्या होता है? एलियोसिस स्ट्रक्चर के माध्यम से बड़ी आंत में खाली होता है। ठीक है। इलियस लगभग 6 फीट लंबा होता है, 3 और 6 9 होगी। ठीक है। कितनी बड़ी चीज है ये, देख लो आप किस तरह से अरेंज हो गई है। जेजुनम में छोटे पोषक तत्वों का अवशोषण इसके द्वारा पूरा होता है। अभी देखो पूरी आंत दिखा रखी है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ना तो किस तरीके से अरेंज्ड है। इतनी बड़ी है तो कैसे उसको अरेंज किया गया है सिस्टमैटिकली कि कुछ भी इधर से उधर ना हो। छोटी आंत बड़ी आंत ये तो हो ही नहीं पाएगा। 8 बज चुके हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि छोटी आंत अब हम कल पढ़ेंगे क्योंकि 8 o'clock हो गया है। और कुछ आपको नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना, क्वेश्चन मैं ग्रुप में डाल दूंगी कल ना। ठीक है, क्योंकि अब तो काफी टाइम हो गया और थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे क्या क्या आपको देने। और पहले वाला काम आप सब लोग भेज दो कल तक जरूर। आज का लास्ट आपका टाइम है, क्योंकि फिर इतने दिन आप लोग डिले तो ठीक बात नहीं है ना। नहीं मैम, ग्रुप में भेजने का ऑप्शन नहीं था। नहीं, चेंज करवाया था मैंने, आप भेज सकते थे उसके अंदर। नहीं तो नहीं हुआ होगा तो वापस से एक बार देख लेना उसमें। ठीक है, बोल देती हूँ मैं सबको, सब पर देख के। ठीक है, हाँ, वापस से करवा देंगे। ठीक है ना, तो आप लोग भेज दो उसके अंदर जल्दी से। और आज का काम मैं ग्रुप पे ही भेजूंगी और आप लोग पूरा असाइनमेंट करके, यही आपके पास वही 3-4 दिन है, आप अगले फ्राइडे तक ये वाला भेज दीजिएगा। ठीक है जी मैम, ठीक है, ओके। चलिए, यहीं पे छोटी आंत अब हम बाद में पढ़ेंगे कि छोटी आंत के बाद बड़ी आंत भी है, फिर गुदा वाला, ये सारा रह जाएगा। बहुत बड़ा पोर्शन है, हो ही नहीं पाएगा कुछ भी चालू करूंगी तो भी मैं। तो हम छोटी आंत और ये बाकी का जो रह गया है इसे बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, मलाशय वगैरह जो है।